हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। और स्टडी आईक्यू जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लेकर आया, जिसमें आप प्रीलिम्स जो इस बार 2022 में आप देने वाले हैं उसमें कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर करें, उसके लिए स्टडी आईक्यू बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। उसी के अंदर में एक लक्ष्य सीरीज हमने शुरू करी है, जिसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर, पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि मैं जो सेशन ले रहा हूं वो किससे रिलेटेड ले रहा हूं, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, और आगे चल के दोस्तों मैं स्कीम से भी क्वेश्चन, मतलब जो स्कीम से भी रिलेटेड जो रिपोर्ट हैं, जो न्यूज़ है, वो सारी की सारी लेकर आऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप मतलब मुश्किल से ये 4-5 सेशन जो होंगे, या मान के चलिए 6-7 सेशन जो टोटल मिलाकर होंगे, उसमें से आप कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर से जरूर क्या कर पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने फर्स्ट लेक्चर को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बड़े थैंक यू सो मच। तो ये एक क्वेश्चन में लेकर आया हूं, 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। 2018 के प्रीलिम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इंडेक्स और जो रिपोर्ट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन कितना ज्यादा और कितना ईजी आता है। मान के चलिए अगर आप थोड़ा सा टाइम इस पर इन्वेस्ट कर दें, अगर मान के चलिए आपने 3 से 4 लेक्चर देख लिए और उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, रिवीजन कर ली, 10 मिनट अगर बाद में जाते हुए रिवीजन कर ली एग्जाम से पहले, तो आप सॉल्व कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आया था, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई डिटेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो किसने रिलीज किया था, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, मतलब जो थी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ये क्वेश्चन लगाने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि आपको ये अंदाजा लगे कि हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये सही मायने में आपको हेल्प करेंगे, और आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम अंकटैड के द्वारा रिलीज की जाती है। प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, अंकटैड के द्वारा रिलीज की जाती है। और आप यकीन मानिए इंडिया ने इसमें ओवर परफॉर्म किया है। हर जगह पे अंडर परफॉर्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस, बट यहां पर इंडिया ने ओवर परफॉर्म किया है। जो इंडिया से उम्मीद थी, इंडिया के जीडीपी के पर्सपेक्टिव से, वहां पर हमने क्या किया है, उससे ज्यादा परफॉर्म किया है इनोवेशन के मामले में। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, डेवलपमेंट में इंडिया क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो प्लीज इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। अगली जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। पहले क्या थी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड थी। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट, किस कंट्री में कौन सी कंट्री ज्यादा प्रेफरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा, यह भी कौन रिलीज करता है, यह भी अंकटैड ही रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी से रिलेटेड कई सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये रिलीज करता है, और इन्होंने बताया कि अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो आ रही है मेरे दोस्तों, वो किसके थ्रू आ रही होगी, एफडीआई के थ्रू आ रही होगी, एफआईआई के थ्रू आ रही होगी। इसकी डिटेल आप इकोनॉमी की क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, आपको पता है कि कोविड के कारण में हिट हुई है, वहां पर उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, रिवाइव होना शुरू हो रहा है। प्लीज याद रखिएगा, ट्रेंड के ऊपर में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक क्या है दोस्तों, इंडिया विश्व के अंदर में, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो भारत के अंदर में एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो उसके अंदर में देखिए, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रिसिप्टेंट है, जो जिसको रिसीट किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है, जहां पर इन्वेस्टमेंट आया है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, भारत वर्ल्ड के अंदर में 5th नंबर पर है जहां पर एफडीआई आया है। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत 5वें नंबर पर है, बट किन किन कंट्रीज से भारत के अंदर में एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा, देखिए एफडीआई, उसकी फुल फॉर्म, डेफिनेशन, तो वहां से फाइनेंस आना, प्लस में आपको पता 1991 में हमने क्या किया था, अपने कंट्री को लिबरलाइज किया था, ओपन किया था कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद बहुत सारे फायदे देखने को मिले, कई नुकसान भी हैं तो कई फायदे भी, आपको ये ऑलरेडी पता है। तो देखिए यहां पर दोस्तों, अब एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप समझिए, जितना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा किसी कंट्री के अंदर में, जितनी अच्छी पॉलिसीज होंगी, जितना टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा एफडीआई के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा किस कंट्री से एफडीआई आ रहा है, प्लीज याद रखिएगा, भारत के अंदर में सिंगापुर से सबसे ज्यादा आ रहा है, प्लीज याद रखिएगा। और सेकेंड नंबर पर कौन है, आपका यूएस है।
अब कई बार यूपीएससी आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। तो सॉफ्टवेयर वाला जो आपका क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाला जो सेक्टर है, उसके अंदर में सबसे ज्यादा एफडीआई का इन्फ्लो है। सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर भारत है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, सिंगापुर से। सेकंड नंबर पे यूएस से आ रहा है एफडीआई। और सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर पे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा एफडीआई अगर देखें तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा। और देखिए पूरा का पूरा ये रेशो भी बना हुआ है कि 2019-20, 2020-21 सारी की सारी, देखिए सारा का सारा बना हुआ है। यूएस, फिर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर जापान। प्लीज याद रखिएगा इन सभी को करिए, आपकी इकोनॉमिक सर्वे से ये इमेज उठाकर लगाई गई है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विटी इनफ्लोज की बात कर रहा है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। अगली जो रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए इन्वेस्टमेंट देख लिया, इनोवेशन देख लिया, टेक्नोलॉजी देख लिया, अब ट्रेड है और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी रिपोर्ट कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है ट्रेड के अंदर में, ये भी कौन रिलीज करता है, अंकटैड ही रिलीज करता है दोस्तों। कौन करता है, अंकटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, प्लीज याद रखिएगा। और इन्होंने बताया कि 2020 में धीरे धीरे क्या हुआ था, कम हुआ था, जो ट्रेड की जो डेवलपमेंट थी धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि कोविड, आपको पता है कोविड के कारण में सारी चीजें रुक गई थी, अब धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। ठीक है, तो इंडिया में भी क्या हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था क्योंकि आपको पता है जब कोविड ने इंपैक्ट ऐसा डाला कि कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा ही, लेकिन इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको कह रहा हूं, इसको डबल स्टार मार्क कर लो। स्टेट पीएससी के अंदर में 2 बार ये पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अंकटैड इसको रिलीज करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलें आगे बढ़े, अगली रिपोर्ट को देखते हैं। अगली जो रिपोर्ट है वो बहुत खास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल स्टार मार्क कर लो। क्या रिपोर्ट है, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। बच्चों के ऊपर में क्लाइमेट रिस्क का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड है। तो बच्चे हैं यानी कि यूनिसेफ ने इसको रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ ने इसको रिलीज किया है कोलैबोरेशन में, किसके साथ में, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के साथ में। और उन्होंने बताया कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको कैसे हर्ट कर रहा है, उनके राइट्स को कैसे क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया। जिसको बस आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिएगा कि किसने रिलीज किया है, फर्स्ट ऑफ काइंड है। अभी तक देखिए अब क्लाइमेट चेंज का हमेशा देखते रहते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बट बच्चों के ऊपर में क्या असर हो रहा है। मान के चलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो बच्चों के भी तो राइट्स, राइट टू लाइफ, आने वाले समय पे भैया उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी इसको देखा जा सकता है। आने वाले समय में जो रिसोर्सेज हैं वो उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी उनके राइट का एक हक है, अधिकार है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो चिल्ड्रन को क्या क्या रिस्क है क्लाइमेट से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग क्या है। अब रैंकिंग देख लेते हैं दोस्तों। रैंकिंग अगर देखें तो भारत की जो है दोस्तों, वो एक तरीके से देखी जाए कि आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट भारत के ऊपर में, बच्चों के ऊपर में देखने को मिलेगा, ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और रैंकिंग अगर देख ली जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है, 26th रैंक है दोस्तों, भारत की 26th रैंक है, पाकिस्तान की 14th रैंक है, बांग्लादेश की 15th रैंक है, अफगानिस्तान की 25th रैंक है दोस्तों। तो प्लीज इस रैंक को याद रखिएगा। तो भारत के अंदर में एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, प्लीज यूनिसेफ को जरूर याद रखिएगा और रैंक क्या भारत की जरूर याद रखिए। अगली रिपोर्ट को देखते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स दोस्तों, ये कौन रिलीज करता है, इसको याद रख रही है। यूएस बेस्ड एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, कुशमैन एंड वेकफील्ड, प्लीज याद रखिएगा, नाम बस याद रख लीजिए। और इसमें एक आ गया मैन्युफैक्चरिंग रिस्क। अगर देखा जाए तो इंडिया हैज ओवरटेकन द यूनाइटेड स्टेट्स टू बिकम द सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस को क्या किया, ओवरटेक कर लिया भारत ने। सबसे पहले कौन है, चाइना, टॉप पर कौन है, चाइना है, चाइना रिमेन्स एट द नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद में देखा जाए तो भारत आ गया, उसके बाद में यूएस को उसने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से एडवांटेजियस लोकेशंस को बताने की कोशिश करा जहां पर मैन्युफैक्चरिंग लगाने की, मतलब क्या में क्या होती है, कोशिश की जाती है कंपनीज के द्वारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने को प्रेफरेंस दी जाती है। तो क्या है, द इंडेक्स असेट्स द मोस्ट एडवांटेजियस लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अमंग 47 कंट्रीज इन यूरोप। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, यूरोप, अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक के अंदर। प्लीज याद रखिए क्या है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे इन्वेस्टमेंट करने का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का। तो चाइना के बाद में अब इंडिया है, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कितना ज्यादा किस कंट्री में इनोवेशन हो रहा है, कितने ज्यादा पेटेंट फाइल्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा आप ट्रेडमार्क कर रहे हैं, कितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इंडेक्स को निकाला जाता है। तो इसको कौन निकाल रहा है, वीपो,
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बहुत मैं इसको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उसके अंदर में मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था। तो याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? ये निकालता है, और साथ में एक इंस्टीट्यूट भी होता है, पोर्चुलेंस इंस्टीट्यूट, बट आप अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखेंगे, वीपो। क्या? वीपो। ठीक है दोस्तों। और इंडिया की जो रैंक है वो बढ़ी है, 2 पोजीशन और ज्यादा बढ़ी है। इंडिया की अभी रैंक क्या हो गई है? 46th रैंक है दोस्तों, 46th रैंक है। और भारत ने 2014 में, अगर 2015 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो भारत की रैंक थी 81, और हम 2021 में कितने में पहुंच चुके हैं? 46th। यानी कि भारत इनोवेशन के मामले में धीरे धीरे क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। भारत की जो पॉलिसीज हैं वो भी क्या है? बहुत सही है। इसका मतलब यही दिखाने की तो कोशिश है। और 131 कंट्री में 46 नंबर पर अगर आप आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है? पॉजिटिव साइन है दोस्तों। चलें आगे बढ़े, अगले रैंक को देखते हैं। अगला देखते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटलुक, वर्ल्ड बैंक भी एक आउटलुक करके रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की बात करा तो एक और निकालता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा निकाला जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें इन्होंने कहा कि मतलब एशियन रीजन अगर देखा जाए तो उसके अंदर में क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, कौन सी कंट्री कितनी जीडीपी के साथ ग्रो करने के चांसेस हैं, कौन, अगर देखिए ऐसी रैंकिंग से फिर क्या पता चलता है कि कौन सी कंट्री के अंदर में क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जीडीपी के ग्रोथ करने के चांसेस हैं, वहां पर पॉलिसी बहुत अच्छी है, वहां पर फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, और इससे फिर क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो प्लीज याद रखिए कौन निकालता है? एशियन डेवलपमेंट निकालता है। और पेंडेमिक ने दोस्तों हर एक रीजन को क्या किया है? डिस्टर्ब किया, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर किया है दोस्तों तो एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर में किया है, और इसलिए किया है क्योंकि भारत तो फिर भी, भारत के अंदर वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, लेकिन और अगर रीजन में देखा जाए तो क्या हुआ? अब जो वैक्सीनेशन जो है, जो प्रोग्राम है, वो थोड़ा सा स्लो है, उसके कारण में नए आउटब्रेक आ सकते हैं, और उसके कारण में बहुत बड़ी आने वाले समय में चैलेंज हो सकता है। लेकिन भारत के लिए उन्होंने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी है 7% के हिसाब से 2022 में ग्रो करने के चांसेस है। ठीक है, चले अगली रिपोर्ट को देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल बार बार हम जिक्र करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। प्लीज याद रखिएगा, इसको कौन रिलीज करता है? आपके IEA, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है दोस्तों, और इस रिपोर्ट को अभी पब्लिश किया गया है इसके अंदर में, और ये कहा गया दोस्तों कि जो नेशन है वहां पर क्या हो रही है? जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और उस डिमांड को जल्दी से जल्दी पाने के लिए सारे नेशन किस चीज पे लगे हैं? जो आपका कोल होता है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, उनको जलाकर इलेक्ट्रिसिटी क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्शन करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, इसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल से जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? आपके कई सारे गैसेस का क्या होता है? एमिशन होता है, और उसके कारण में क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग होती है। और उसको रोकने के लिए कई सारी कंट्रीज में कहा जा रहा है, इवन भारत के अंदर में भी, कि हम धीरे धीरे नेट जीरो एमिशन की तरफ जाएंगे। नेट जीरो एमिशन, जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हमारी कंट्री के अंदर में उतना नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, ये नेट जीरो एमिशन। और इसीलिए दोस्तों आपको पता होगा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही है, बायोगैस की बात की जा रही है, आपको पता होगा टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी की बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। और भारत में आपको पता है, ये कहा था कि 2022 तक हम क्या करेंगे? 175 गीगावाट किसके थ्रू? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो फॉसिल फ्यूल से हटके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से आए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा। और ये सारी की सारी चीजें कि आने वाले समय में, अब आपको पता है प्रेजेंट टाइम में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी तो कोयले की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि आपको रिलायंस धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? यहां से हटाना पड़ेगा, और ये इस समय की सबसे बड़ी नीड है दोस्तों। चलें अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला क्या है? ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। अभी इलेक्ट्रिसिटी देखा हमने, बिजली जो आपके मेरे घर में आती है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर में कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने, और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिली कि कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई। अब आग लगने से दोस्तों समस्या क्या है? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आग लगने से दोस्तों एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है
क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई अगर आप सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं रखोगे तो हम क्या करेंगे, आपको मजबूर करेंगे या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे कि आप अपने इन स्कूटर्स को दोबारा से क्या करो, रिकॉल कर लो। अब ये जब चीजें होती हैं दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट हर्ट होती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो भी अब सोचेंगे कि भाई इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज याद रखिएगा, इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी उसको ही रिलीज करते हैं। और ये दिखाते हैं, ये बताते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर में ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। कितना ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ऐसा इंसेंटिवाइज किया जाता है जहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करिए। तो प्लीज याद रखिएगा इस चीज को, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चले आगे बढ़े, अगली रिपोर्ट को देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये रिलीज की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर में एनालाइज किया जाता है, क्या एनालाइज किया जाता है कि आपको पता है कि एनर्जी की डिमांड धीरे धीरे क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो आप उस एनर्जी की इंक्रीज के होने के साथ में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, या फिर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, जहां पर आप जो कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज है उनके अलावा दूसरी तरीके से एनर्जी को प्रोडक्शन कर सके अपने डिमांड को मीट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग है दोस्तों। तो प्लीज याद रखिए, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीबाउंड दिस ईयर एंड इंक्रीज 10% ईयर ऑन ईयर अराउंड 1.9 ट्रिलियन। क्योंकि दोस्तों आपको, अगर आप ऑल्टरनेटिव देख रहे हो तो एनर्जी के अंदर में, और अगर आप मान के चलिए ऑल्टरनेटिव भी नहीं देख रहे तो भी डिमांड के कारण में आप इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब कोविड के कारण में वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि कोविड के कारण में दोस्तों जो और अदर एक्टिविटीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो कम हो गई थी। अब वो जो कम हो गई या ऑलमोस्ट बंद हो गई तो उसके कारण में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी। बट प्रेजेंट टाइम में डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड जब इंक्रीज हो रही है तो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और आने वाले समय में रिन्यूएबल पावर, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर प्रकार की एनर्जी के अंदर, तो आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है रिन्यूएबल पावर का जो शेयर है वो 70% होगा, किसमें, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एनर्जी के प्रोस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलें आगे बढ़े। अगली जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। क्लाइमेट, आपको पता है क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण में आपको पता है हीट वेव्स चल रही हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं पर साइक्लोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं किसके कारण में, क्लाइमेट चेंज के कारण में। तो ये आर्टिकल, ये जो चीज है, ये जिक्र करता है किससे, TWS के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। कौन कौन से सिस्टम आएंगे से, पानी जो बह रहा है, पानी सरफेस के ऊपर में, सरफेस के हल्का सा नीचे जो पानी है, ग्राउंड वाटर हल्का सा जिसको कहा जाता है, सॉइल मॉइस्चर हो गया, स्नो हो गया, आइस हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब मिलाकर बनाते हैं TWS को। और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में बहुत खास बात ये देखी गई कि जो TWS की जो क्वांटिटी है, प्लीज याद रखिए, TWS में क्या, सरफेस वाटर हो गया, सब सरफेस वाटर हो गया, स्नो हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये मॉइस्चर हो गया सॉइल का, सरफेस का, ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको ये देखा गया ग्लोबल लेवल पर, अगर देखा जाए तो TWS जो है वो आपके 2002 से लेकर 2021 का अगर डाटा देखा जाए तो उसमें पाया गया कि 1 क्यूबिक मीटर, कितना, 1 क्यूबिक मीटर हर साल, ये 20 साल के अंदर में हर साल 1 क्यूबिक मीटर क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी कि पर ईयर इन 20 ईयर्स में कम हुआ है। और ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। अगर आप सोचिए ऐसे पानी का लेवल कम होता रहेगा, मॉइस्चर का कंटेंट कम होता रहेगा, तो कितनी बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है दोस्तों। और बिगेस्ट लॉस कहां पर हुआ है, अंटार्कटिका में हुआ है, ग्रीनलैंड के अंदर में हुआ है। और अगर भारत के अंदर में देखा जाए दोस्तों, तो भारत में सिनेरियो और ज्यादा वर्स्ट है। भारत के अंदर में देखा जाए तो एटलीस्ट 3 क्यूबिक पर ईयर, 3 क्यूबिक मीटर पर ईयर। और इवन कई सारे रीजन ऐसे भी हैं जहां पर 4 क्यूबिक मीटर पर ईयर का क्या है, मतलब वो चल रहा है कि वहां पर लॉस हो रहा है इतना ज्यादा।
यानी कि यहां पर पानी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यानी कि पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया इवन दोस्तों टॉप मोस्ट हॉट स्पॉट के अंदर में भी आता है, जहां पर TWS आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंडिया और भारत की जो सरकार है इसमें क्या एक्शंस ले रही है आपको ऑलरेडी पता है सारी की सारी चीजें, बट इस रिपोर्ट को जरूर याद रखिएगा, क्लाइमेट सर्विसेज किसके द्वारा, WMO के द्वारा। तो जो जो इंपॉर्टेंट आज देखिए मैं आपको फिर बता दूं, हम इसमें कर क्या रहे हैं, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, जो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है कि इनसे एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, ट्रस्ट भी दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन से जरूर आएंगे। तो इन सेशन को जरूर देखिए, इनको सेशन को जानबूझ के छोटा रखा गया है कि आप मुश्किल से 20-25 मिनट के अंदर में इन सेशन को देख लें और उससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करें, गेन कर सकें, क्योंकि ज्यादा लंबे सेशन होने में बच्चे भी उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते पढ़ने में। तो ये सेशन आपके लिए रखा गया है, तो आप इस सेशन को देखिए। ऑलरेडी एक सेशन अवेलेबल हो चुका है, ये दूसरा सेशन है। ऐसे ही रोज मैं एक सेशन लेकर आऊंगा और मुश्किल से 4 या 5 सेशन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत हेल्प करने वाला एग्जाम के अंदर में, ठीक है। और अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाए तो इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हर जगह पर मैं अवेलेबल हूं। और एक चीज और दोस्तों, ये करंट अफेयर ऑलरेडी आपको पता है, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, अगर रेशो मोटा रेशो लगाया जाए तो 60-40% का रेशो रहता है। 40% करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। और ये लक्ष्य सीरीज जो हमने शुरू करी है स्टडी आईक्यू ने, वो इसी चीज के लिए शुरू करी है कि आपका जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। क्योंकि आप यकीन मानिए, अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो भी रह जाओगे, और स्टैटिक प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो भी रह जाओगे। तो आप स्टैटिक पे फोकस करिए, करंट अफेयर हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।